हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी स्टडीज़ में लगे होंगे, कंपटीशन की तैयारी में भी लगे होंगे और इस सोशोलॉजी सीरीज़ का भी सदुपयोग कर रहे होंगे। तो हमने शुरू किया है लियो डिमॉन्ड पर्सपेक्टिव ऑन कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम हम कर रहे हैं, उसकी वेरियस थ्योरीज़ को हमने जान लिया था, 7 थ्योरीज़ थी ना, उसको जाना था। अब हम जो बहुत ही विख्यात, बहुत ही चर्चित और सोशोलॉजिस्ट रहे हैं, उनका जो टेक रहा है कास्ट सिस्टम में, क्या वो सोचते थे, है ना, और उनके क्या व्यूज़ थे, किस प्रकार उनकी थ्योरीज़ इवॉल्व हुई, और उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो आज हम ये टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, ल्यू डुमॉन्ट पर्सपेक्टिव ऑन कास्ट सिस्टम। तो देखिए क्या कहते हैं ल्यू डुमॉन्ट। अकॉर्डिंग टू हिम, caste plays an integrative role in Indian society and is distinctive of India। तो यहाँ पे इसको डिस्टिंक्टिव बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि ये यहाँ यानी इंडिया में ही पाया जाता है। He views caste system in terms of ideas and values। That is, caste system is an ideology peculiar to Indian society। तो ये peculiar है, यानी कि थोड़ा सा इसे पिक्यूलियर का मतलब होता है कि विशेष, अलग सा कुछ, क्योंकि ये इंडियन सोसाइटी में ही पाया जाता है, इसीलिए इसे पिक्यूलियर टू इंडियन सोसाइटी कहा गया। आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन सोसाइटी इज़ इन बाइनरी अपोजिशन विद वेस्टर्न आइडियोलॉजी, मॉडर्न अगेंस्ट ट्रेडिशन। तो ये बाइनरी में चलता है, जैसे कुछ चीज़ें मॉडर्न हैं, उसके साथ उसका बाइनरी अपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रेडिशनल जो चीज़ें आती हैं, वेस्टर्न आइडियोलॉजी, इंडियन आइडियोलॉजी, ठीक है। होलिज्म अगेंस्ट इंडिविजुअलिज्म, हायरार्की अगेंस्ट इक्वालिटी, है ना, प्योरिटी अगेंस्ट पॉल्यूशन एंड स्टेटस अगेंस्ट पावर। डुमॉन्ट emphasize on ideology because it is also reflected through ancient text। तो इन्होंने ज़्यादा किस पे इन्फेसाइज किया, आइडियोलॉजी पे इन्फेसाइज किया, क्योंकि ये एंशियंट टेक्स्ट में भी पाया जा रहा था, ठीक है, इसीलिए ऐसा इन्होंने सोचा, ऐसी आइडियोलॉजी को लिया। According to Dumont, caste hierarchy is a peculiar feature of Indian society and there cannot be any cross-cultural comparisons of the caste system। He further says that hierarchy is of status and hence is independent of power। According to him, even kings were subordinate to priests। तो कह रहे हैं कि हायरार्की क्या है, वो एक तरह से स्टेटस का ही एक पार्ट कह सकते हैं, या उसको ही शो करता है, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ पावर, मीनिंग कि ये पावर से स्वतंत्र है एक तरह से। इन्होंने कहा इवन जो किंग्स होते थे, राजा होते थे, वो भी किन के सबऑर्डिनेट होते थे, प्रिस्ट, यानी वहाँ पे जो पुजारी होते थे या बहुत सारा जो कर्म कांड कराते थे, उनके वो सबऑर्डिनेट कहे गए हैं। दिस हायरार्की एंड hence separation of pure and impure is evident in other fields of Hindu life as well। Jajmani as an economic system is also dominated by hierarchy and not principles of the economics। Similarly, aspects of civil life such as marriage, eating and socialization are governed by hierarchy। तो कह रहे जजमानी सिस्टम का उदाहरण इन्होंने लिया कि ये किसके द्वारा डोमिनेट हो रहा है, हायरार्की के द्वारा डोमिनेट हो रहा है, ना कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा ना। सिमिलरली बता रहे हैं, जैसे सिविल लाइफ में हम देखते हैं मैरिज है ना, ईटिंग हैबिट्स हैं, और जो सोशलाइजेशन भी होता है वो सब किसके द्वारा गवर्न होता है, हायरार्की के द्वारा, ठीक है। ल्यू डुमॉन्ट इन हिज होमो हायरार्किकस, इनकी किताब का नाम है द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशन, 1966, conceptualized caste as opposition of pure and impure। Three elements are central to his analysis। तो अपोजिशन ऑफ प्योर एंड इम्प्योर का मतलब है कि दोनों में क्या है, एक तरह से आप देख सकते हो कि जहाँ पे प्योरिटी आती है वहाँ पे इम्प्योरिटी को ले रहे थे, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब कह रहे हैं कि डिवीज़न इस तरह से कर दिया है कि कुछ लोगों को वो इम्प्योर मान रहे हैं और कुछ लोगों को प्योर मान रहे हैं, ठीक है। इस एनालिसिस के बारे में इनके 3 मेजर जो पॉइंट्स इन्होंने बताए, वो क्या है, डिवीज़न ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ प्योर एंड इम्प्योर। यानी ये जो डिवीज़न ऑफ लेबर हो रहा है वो भी उसका बेस क्या बना रहे हैं, प्योर और इम्प्योर का, यानी कुछ शुद्ध लोग हैं, किसी को अशुद्ध भी कहा जा रहा है ना, यही होता है प्योर और इम्प्योर का मतलब, ठीक है। दूसरा बताया इन्होंने सुपियोरिटी ऑफ प्योर ओवर इम्प्योर। तो कह रहे हैं कि सुपियोरिटी किसकी है, प्योर वाले लोगों की है, किन
किनके ऊपर? इम्प्योर लोगों के ऊपर, ठीक है। तीसरा बताया द सेपरेशन ऑफ द टू, यानी कि इन दोनों का ही सेपरेशन हो जाना, अलग रहना, ठीक है। These unique core principles of caste hierarchy according to Dumont are observed in मतलब स्क्रिप्चर्स में भी ऐसा मिलता है, वो ऐसा बताते हैं। Formulation as well as in the everyday life of all Hindus, he identified a number of pure and impure practices which are attached with notions of purity and impurity, ठीक है। अभी बहुत सारी प्योर और इम्प्योर प्रैक्टिसेस भी हो रही थी, बहुत सारी प्रैक्टिसेस चल भी रही थी उस समय ना, तो बता रहे हैं ये भी किस कहाँ से आ रहा है? प्योरिटी और इम्प्योरिटी को ही बता रहा है। इंडोगैमी, क्लैनिनेस, वेजिटेरियनिज्म आर कंसिडर्ड प्योर एंड सुपीरियर। Accordingly, impure occupation are separated from the class of sacred pure occupations. Pure and impure are attached to not only occupation but to the entire structure of ideas. तो कह रहे हैं ये केवल ऑक्यूपेशन तक ही सीमित नहीं है प्योर एंड इम्प्योर का कॉन्सेप्ट, ये पूरे स्ट्रक्चर को शो करता है। जो भी इस आइडियाज़ को, इन आइडियाज़ को लेके चल रहे थे, वो पूरा पूरा इस पर ही डिपेंडेंट थे। The interactional approach to caste, as used by Beatley, draws attention to the structural aspect as opposed to the attributional, ritual, cultural one. However, for an institution like caste, the ideology supporting it is of critical importance for proper understanding of caste and identify politics of today. तो बहुत सारी politics भी इसमें जोड़ी जाती है, तो उस समय भी रही थी, ठीक है। According to Dumont, caste is a set of relationships of economic, political and kingship systems. तो economics भी इसमें आता है, political भी आ जाता है, और kinship systems आप समझ ही रहे हैं, जिससे आगे properties वगैरह का distribution होता है, ये सारी चीज़ें ना। Sustained by certain values which are mostly religious in nature, और या religion से ही आ रहा है ये सब। Thus Dumont gives primacy to values, culture and tradition over and above the secular makers of the Indian society. In the Indian context, Dumont has made an incisive statement against the use of the universal stratification model for caste in his Homo hierarchicus concept, and he has attracted attention to the ideological approach once again. तो ideological approach पे फिर आ जाते हैं, बार बार आ जाते हैं, अपनी किताब के माध्यम से यही बताते हैं ल्यू डुमॉन्ट कि सोसाइटी में, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में, ये कास्ट रहता ही रहता है। कभी उसे प्योर और इम्प्योर में डिवीज़न कर दिया जाता है, कभी जो डिवीज़न होता है यानी डिवीज़न ऑफ लेबर, जो कार्य करने का पूरा सिस्टम है, कौन क्या कार्य करेगा, वो भी प्योर एंड इम्प्योर के कॉन्सेप्ट पे ही जाता है। इस तरह से उन्होंने बताया। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं? कास्ट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन बट अ स्पेशल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी एंड हायरार्की। तो कह रहे हैं कि ये फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन ना हो करके क्या है? एक स्पेशल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता की बात हो रही है, और हायरार्की, ठीक है, इज़ अ सेंट्रल टेनेट ऑफ दिस सिस्टम। अकॉर्डिंग टू हिम, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अपोजिशन ऑफ इक्वालिटी इज हायरार्की, ठीक है। Dumont defines hierarchy as the principle by which elements of whole are ranked in relation to the whole, ठीक है। His concept of Homo hierarchicus has built up a model of Indian civilization based on non-competitive ritual hierarchical system, ठीक है। In urging the relevance of the principle of hierarchy, Dumont notes how alien it is to the modern mentality. Modern man's ideology is decidedly egalitarian and individualistic, diametrically opposite to a hierarchical and collectivist one. तो इनका कहना है कि जो प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की है वो कितना अलग सा दिखता है, कितना अजीब सा दिखता है मॉडर्न मेंटालिटी, ठीक है, को देखते हुए। अगर उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो कितना अजीब लगता है, कैसे कैसे लोग थे इस चीज़ों को प्रैक्टिस करते थे, उनकी मानसिकताएं कैसी रही होंगी, ये सब बता रहे। कह रहे मॉडर्न मैन की जो आइडियोलॉजी है वो इगैलिटेरियन यानी इक्वालिटी पे वो बिलीव करता है। इंडिविजुअल जो भी लोग हैं उन पे सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ऐसा, ठीक है, इस तरह से उन्होंने बताया। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम, प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन इज़ यूनिवर्सल इन इंडियन सोसाइटी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रीजन एंड क्लास। He thus rejects Srinivas' idea that caste hierarchy has both ritual and secular streams. Ritual hierarchy always dominates. Secular status, division of labor is culturally defined and not by economic needs. तो ये जो
एम.एन. श्रीनिवास का मानना था, उसका अपोजिट ये बता रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं और उसको रिजेक्ट भी कर रहे हैं उनके आइडिया को। ठीक है, ठीक है, इस तरह से उन्होंने सारा कुछ बताया। तो यही सब तो होता ही है, जो पहले कह के आते हैं, किसी का रिजेक्शन हो जाता है किसी के आइडिया का अपना लाने के लिए, यही सब करते रहते हैं। ठीक है, he also analyzed caste in changing times and according to him the overall framework has not changed, there is change in his society and not of society। तो कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। कह रहे हैं देयर इज़ अ चेंज इन सोसाइटी, यानी सोसाइटी में चेंज होता है बट सोसाइटी में नहीं होता, बट सोसाइटी नहीं चेंज होती। कहने का मतलब ये सोसाइटी में चेंज हो रहा है बट सोसाइटी नहीं बदलती। ठीक है, ये डुमॉन्ट का कहना है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कुछ कुछ डिफरेंसेस आ जाते हों एक सोसाइटी में, लेकिन पूर्णता कभी नहीं बदलती। वो उसके जो रूट्स होते हैं, जहाँ पे भी एम्बेडेड होते हैं, वो वहीं से ही सारी चीज़ कह सकते हैं चला रहे होते हैं। ओके, वन सिग्निफिकेंट चेंज दैट हैज़ taken place is that traditional interdependence has been replaced by competing interests, which he termed as substantiation of the caste। यानी उसका जो एक तरह से आप समझ सकते हैं, मैं इसको इस तरह से कह सकती हूँ कि जो कास्ट का जो सब्सटेंस है, बेसिकली उसको आप देखेंगे तो वो किस पे बेस कर रहा है, इनइक्वलिटी पे। यानी आप किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कास्ट के बेसिस पे ही ना, मतलब उसको उसके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, उसको जिस लाइफ को वो जीना चाहता है उसको पूरी तरीके से जीने नहीं दे रहे हैं, एक तरह से टॉर्चर कर रहे हैं ना। एक्सप्लॉयटेटिव तो है ही ये कास्ट, क्योंकि अब देखिए यहाँ फिर आ जाता है अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, आता ही है क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ तो ये शब्द मुझे इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पे यह बात कह दी जा रही है कि जो सब्सटेंलाइजेशन है कास्ट का, वो मुखरित होकर के ऊपर आ जाता है, यानी उसके सब्सटेंस में ही क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, however critics question his approach for being too textual। Andre Bethele says his views are much on what caste ought to be and not what caste today is। Superiority of Brahmins claimed by him is also questioned by others who see even in the past power centered। कह रहे कि पावर पूरा कहाँ कंसंट्रेट हुआ, किंग्स के हैंड में हुआ, राजा वगैरह जो होते थे, और राजा को भी कौन चला रहा था, वो जो पृष्ठ होते थे, ब्राह्मण्स होते थे, वो जितने भी पृष्ठ पुजारी होते थे सारे ब्राह्मण्स ही होते थे। ठीक है, बेथले ऑल्सो ब्लेम्स डुमॉन्ट फॉर इंकरेजिंग अ कास्ट व्यू ऑफ द इंडियन सोसाइटी। गेराल्ड डी बेरमैन रिजेक्ट्स हिज आइडिया ऑफ impurity और pollution and cites an example of foothills of Himalayas where people never consider themselves impure in terms of mannerism, food habits etc। तो देखिए अब इनको भी कौन रिजेक्ट कर रहे हैं, जेराल्ड डी बेरमैन रिजेक्ट कर रहे हैं डुमॉन्ट के आइडिया को। ठीक है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हिमालयाज़ का। हिमालयाज़ में क्या हो रहा था, हिमालय में जो रह रहे थे वो खुद को इम्प्योर नहीं मानते थे, यानी अशुद्ध, यानी ख़राब, या जो भी कह लीजिए, नहीं मानते थे। कहते थे हमारे मैनर भी अच्छे हैं, फूड हैबिट्स भी अच्छी हैं और सब कुछ अच्छा है हमारा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम कास्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डोमिनेशन एंड सब डोमिनेशन। तो कह रहे हैं कि डोमिनेशन का मतलब होता है प्रभुत्व का, एक तरह से दूसरे पे राज करने वाला ना, ये सब वहीं से आ रहा है। ठीक है, Dumont has almost tried to represent caste as a static concept and Indian society a stagnated society। तो कह रहे हैं डिमॉन्ट ने क्या बताया कि कास्ट जो है स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, यानी वो स्थिर रहने वाला कॉन्सेप्ट है, और जो इंडियन सोसाइटी है वो भी स्टैगनेंट हो चुकी है। ठीक है, जेराल्ड डी बेरमैन हैज़ ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड डुमॉन्ट्स नोशन दैट पावर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम कास्ट। सिमिलरली दीपांकर गुप्ता's study of Jats in North India indicates that Jat consider Brahmins as idle, lazy and greedy, contrary to the Dumont's understanding of Brahmins as pure, sacred and highly praised। तो दीपांकर गुप्ता की स्टडी है, उन्होंने जाट्स पे स्टडी की थी जो नॉर्दर्न इंडिया में निवास कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहे हैं कि ये जाट क्या मानते थे कि जो ब्राह्मण्स हैं वो प्योर या सेक्रेड या हाईली प्रेज नहीं है, ये बहुत बड़े आलसी हैं, लेज़ी हैं, इडल हैं, मतलब ख़राब टाइप के हैं, ग्रीडी हैं, लालची हैं। ठीक है, जो कि और सब क्या कह रहे थे इनके बारे में, इन ब्राह्मण्स के बारे में, कि वो बहुत प्योर, सेक्रेड एंड हाईली प्रेज्ड है। ठीक है, his critics compare to him to New Manu and his idea of Homo hierarchus as New Manu Smriti। Yogen Singh accuses him of being obsessed with the integrational aspects of the caste। According to Professor Heera Singh in his Recasting Caste, ये इनकी किताब का नाम है, Recasting Caste 2014 की किताब है ये,
डुमॉन्ट्स अप्रोच इज़ ओवरबर्डन विद रिलीजन। अब कह रहे हैं कि इन्होंने क्या बताया, हरहीरा सिंह ने, कि डुमॉन्ट का जो अप्रोच था वो ओवरबर्डन था। किस चीज़ से ओवरबर्डन था? रिलीजन से, ठीक है। एंड इट ऑल्सो फेल्स टू सी डैट कास्ट वॉज नेवर अ रिजिड फिक्स एंटिटी इवन इन एंशिएंट इंडिया। इनका क्या समझना है इसके बारे में कि कभी भी वो रिजिड नहीं था, कभी भी कुछ भी उसमें फिक्स एंटिटी नहीं थी कास्ट के बारे में कह रहे हैं, जैसा कि एंशिएंट इंडिया में बताया गया है, ठीक है। कह रहे इवन एंशिएंट इंडिया में भी नहीं था। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म हिज अप्रोच टू कास्ट स्टडीज यूनिक एंड थॉट प्रोवोकिंग। इन द वर्ड्स ऑफ द T.N. Madan, Indian sociology must have been poorer to a great extent without the contribution of Dumont। तो इतना सारा क्रिटिसिज्म हो जाने के बाद इनकी कुछ विशेषता भी बताई जा रही है। क्या बताया जा रहा है? D.N. मदान का कहना है कि जो इंडियन सोशोलॉजी है वो पुअर हो सकती है, बहुत पुअर भी हो सकती है एक एक्सटेंट तक, लेकिन डुमॉन्ट के कंट्रीब्यूशन के बगैर इसका कह सकते हैं इस सब्जेक्ट का होना सोचा ही नहीं जा सकता। Dumont rejuvenated the cultural dimension of the caste at a time when field studies, structural functionalism and the Marxist perspective were ruling the roost. According to Appadurai, his concept of hierarchy proved useful shorthand for summarizing cultural complexities of Indian society। तो Appadurai ने बताया इनके बारे में, किनके बारे में? डुमॉन्ट के बारे में कह रहे हैं कि इनका जो हायरार्की का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था वो एक तरह से बहुत ही अच्छा रहा। किस चीज़ को समराइज़ करने के लिए? जो कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ इंडियन सोसाइटी में पाई जाती हैं उसको जानने के लिए। तो विद दिस हम ल्यू डुमॉन्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। कल से हम आंद्रे बितले को पढ़ेंगे, उनका पर्सपेक्टिव जानेंगे कास्ट सिस्टम के बारे में, ठीक है। उनके बारे में भी जान पाएंगे क्योंकि उनके व्यूज़ से ही पता चलता है। आप ये समझ पा रहे हैं, जब कोई व्यू रखता है तो उससे उसकी पर्सनालिटी का भी पता चलता है, ठीक है। तो हमेशा रैशनल व्यू रखिए, ठीक है। किसी के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक सर्टेन क्लास को बिलोंग या कास्ट को बिलोंग करते हैं तो उसके प्रति अंधाधुन भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो विद दिस वी एंड दिस सेशन और कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से पढ़िए। डोंट टेक बर्डन। ऑल द बेस्ट।